हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड टीजीटी की क्लास में करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग नेगोशिएबल एक्ट को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास नंबर जो है वो क्लास नंबर हम लोगों की क्लास नंबर आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 रहने वाली है, क्लास 2। तो एक क्लास पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने किस बारे में बात की थी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम 1881 के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, इसका शीर्षक क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है और इनके बारे में। और हम लोगों ने किस पर बात की थी, विनिमय साधन लेखपत्र होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ था। देखो, क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं तो इसीलिए मैं पूरी डिटेल में और थ्योरी में आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब बात आती है कि दूसरी नंबर क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले की क्लास नंबर 1 को देखिए और उसके बाद इस क्लास को भी देखिए, क्योंकि ये क्लासें जो हैं मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब क्लास नंबर अगर हम लोग 2 की बात करें तो क्लास नंबर 2 में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इसके लक्षण के बारे में। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं विनिमय साधन लेखपत्रों के लक्षण। विनिमय साधन लेखपत्रों के लक्षण। विनिमय साधन लेखपत्रों के लक्षण के बारे में हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि विनिमय साधन लेखपत्रों के निम्नलिखित लक्षण आवश्यक हैं जो दूसरे प्रकार के प्रलेखों में नहीं पाए जाते हैं। अब इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनमें क्या क्या लक्षण होते हैं, विनिमय साधन लेखपत्र क्या होते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया दिया है और समझा भी दिया है आप लोगों को, और मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। तो हम लोग अगर लक्षण की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं उनको हम लोग पॉइंट दर पॉइंट उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम लोग पहले लक्षण की बात करें तो सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण इसका पहला लक्षण है। सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण। सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण की बात हम लोग इस समय करते हैं। सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण, इसमें हम लोग क्या बात करी जाएंगी। तो इसमें हम लोग अगर बात करी जाए तो इसमें है कि इनसे केवल सुपुर्दगी द्वारा सुपुर्दगी द्वारा अथवा सुपुर्दगी एवं बेचान द्वारा ही स्वामित्व का हस्तांतरण, स्वात्व का हस्तांतरण किया जा सकता है। विनिमय साधन लेखपत्रों में पहला लक्षण क्या है कि इसको सुपुर्द करना पड़ेगा, हस्तांतरण करना पड़ेगा। तो इसमें केवल सुपुर्दगी एवं बेचान द्वारा इसका हस्तांतरण, स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकता है। अगर मान लो हमें चेक देनी है तो किसी को हमें चेक देनी पड़ेगी, सुपुर्द करनी पड़ेगी, बेचान करना पड़ेगा,
तो भी उसमें क्या होगा कि उसके स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो इसमें जो बातें हैं सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण, इसका पहला लक्षण हो गया। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे लक्षण की बात करना चाहे तो दूसरा लक्षण लिखित होता है। ये विनिमय साधन जो लेख पत्र होते हैं वो दूसरा लक्षण क्या है कि ये लिखित में होते हैं। तो इसमें हम लोग लिखना चाहते हैं तो इसमें यह लिखित होता है। विनिमय साधन लेख पत्र जो होते हैं इसमें दूसरा लक्षण क्या है कि यह लिखित होता है। मौखिक की बात हम लोग इसमें नहीं करते हैं, यह लिखित होता है, लिखित होता है। उसके बाद और क्या लक्षण है? तीसरा लक्षण क्या है इसका? तो तीसरा लक्षण है कि धारक द्वारा वाद, धारक द्वारा वाद की बात करते हैं। धारक द्वारा वाद, धारक द्वारा वाद की बात करते हैं कि धारक अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। धारक अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथी जो लक्षण है वो क्या है? तो चौथा लक्षण है द्रव्य का कार्य। चौथा जो लक्षण है वो है द्रव्य का कार्य। द्रव्य का कार्य यह है द्रव्य के अनेक कार्य करता है। यह द्रव्य के अनेक कार्य करता है। यह द्रव्य के अनेक कार्य करता है तथा नगद रुपयों के समान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण करता है। तो चेक है, जैसे मान लो है चेक क्या है? तो चेक एक तरीके से पैसे का काम करती है, द्रव्य का काम करती है। तो इसका चौथा लक्षण यही है कि ये द्रव्य के रूप में कार्य करता है। और ये दूसरा लक्षण क्या है? लिखित होता है। इसका सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण होता है। धारक वाद प्रस्तुत कर सकता है। जो मान लो मैंने किसी को चेक दी, अब उसमें रुपए नहीं थे, तो उसने मेरे ऊपर वाद प्रस्तुत कर दिया, तो अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। पांचवी जो लक्षण है वो क्या है? पांचवा लक्षण क्या है? तो पांचवा लक्षण है ऋण का अभिहस्तांकन। ऋण का अभिहस्तांकन। ऋण का अभिहस्तांकन। इसमें क्या है कि यह ऋण के अभिहस्तांकन का सबसे आसान और सुविधाजनक साधन है। तो इसमें हम लोग लिखना चाहते हैं और लिखेंगे कि यह ऋण के अभिहस्तांकन का अभिहस्तांकन को बोलते हैं असाइनमेंट। अभिहस्तांकन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट यह ऋण के अभिहस्तांकन का सबसे आसान
तथा सुविधाजनक तथा सुविधाजनक सुविधाजनक साधन है। सुविधाजनक साधन है। तो मैंने आप लोगों को लक्षण के बारे में बताया हुआ है। तो लक्षण के बारे में मैंने क्या क्या बताया हुआ है कि सुपुर्दगी द्वारा इनका हस्तांतरण होता है, ये लिखित होते हैं, धारक द्वारा बाद प्रस्तुत किया जा सकता है, यह द्रव्य का कार्य करते हैं और ऋण का अभिहस्तांकन होता है। इनका एक लक्षण होता है ऋण का अभिहस्तांकन करना। और क्या बातें हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। पूरी डिटेल में क्लास इसलिए करवा रहे हैं आप लोगों की, आप लोगों का कुछ भी पार्ट स्किप ना हो, इसीलिए। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग से एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है झारखंड पीजीटी करके, तो आप लोग उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैंने कुछ लिंक डाली हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ देना है आप लोगों को, तो उसमें मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। झारखंड पीजीटी करके मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। एक और लक्षण है, उसको हम लोग और लिख लेते हैं। इसमें एक और लक्षण की बात करते हैं, मूल्यवान प्रतिफल की मान्यता। मूल्यवान प्रतिफल की मान्यता। मूल्यवान प्रतिफल की मान्यता। इसमें मूल्यवान प्रतिफल का होना मान लिया जाता है। इसमें मूल्यवान प्रतिफल का होना मान लिया जाता है। अतः उसमें प्रतिफल का उल्लेख नहीं होता। अतः उसमें प्रतिफल का उल्लेख नहीं होता। ये हम लोगों ने लक्षण की बात की है। अब हम लोग बात करेंगे कि विनिमय सादर लेखपत्र के प्रकार। तो अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, जिससे हम लोगों को जो मेन टॉपिक है मैं आप लोगों को पूरा करवा रहा हूं इसीलिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। विनिमय सादर लेखपत्र के प्रकार। विनिमय सादर लेखपत्र के प्रकार। विनिमय सादर लेखपत्र के प्रकार की बात हम लोग इसमें करने वाले। कौन कौन से प्रकार होते हैं तो उनको हम लोग समझेंगे और उनको डिटेल में भी जानेंगे। तो पहला है हम लोगों का विनिमय सादर लेखपत्र के दो प्रकार हैं। विनिमय सादर लेखपत्र के दो प्रकार। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। दो प्रकार हैं, कौन कौन से वो दो प्रकार हैं। तो पहला तो है हम लोगों का कानून द्वारा विनिमय साधन। कानून द्वारा विनिमय साधन। कानून द्वारा विनिमय साधन। और दूसरा कौन सा है
इसको इंग्लिश में भी हम लोग लिख देते हैं, जिससे आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए इंग्लिश को लिखने की, लेकिन जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं आप लोगों के लिए। नेगोशिएबल स्टेटस, नेगोशिएबल बाई एस्टीट्यूट, ठीक है, कानून द्वारा विनिमय साध। और दूसरा है हम लोगों का अन्य या रीति रिवाजों, अन्य या रीति रिवाजों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार, अन्य या रीति रिवाजों के अनुसार, अन्य या रीति रिवाजों के अनुसार विनिमय साध। अब अगर आज आप लोगों ने सीधी दूसरी क्लास अगर देखते हैं तो ये आप लोगों की गलती होगी। पहले आप लोग पिछली क्लास को देखें, उसके बाद ही आप लोगों को मैं बार बार विनिमय साध लिख रहा हूं, तो आप लोगों को पहले पता तो होना चाहिए कि विनिमय साध होता क्या है, ठीक है। तो उसको पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के जो जो चीजें हैं उनको पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के कराने की अपने YouTube चैनल पर। नेगोशिएबल बाई कस्टम्स और यूजेस, ठीक है। तो मैंने दो प्रकार के विनिमय साध आप लोगों को बताए। एक है हम लोगों का कानून द्वारा विनिमय साध और एक है हम लोगों का अन्य रीति रिवाजों के द्वारा विनिमय साध। अब कानून द्वारा विनिमय साध की बात हम लोग धारा 13 के अंतर्गत चेक, प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय बिल की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग अगर हम लोग इनमें प्रकार की बात करें तो इनके प्रकार के जो हम लोगों की हैं कि इनको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है अच्छा टॉपिक है हम लोगों का। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने बात की है कि कानून द्वारा विनिमय साध, कानून द्वारा विनिमय साध कौन कौन से हैं, जो ऐसे विनिमय साध हैं जो कानून द्वारा विनिमय साध में आते हैं, और ऐसे कौन से विनिमय साध हैं जो अन्य रीति रिवाजों के अनुसार विनिमय साध हैं। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं व्यापारिक रीति रिवाजों के अनुसार विनिमय साध, व्यापारिक रीति रिवाजों के अनुसार विनिमय साध। तो अब हम लोग इनमें बात करते हैं, तो इनमें कौन कौन से विनिमय साध को हम लोग इसमें लिखने वाले हैं। तो कानून द्वारा जो विनिमय साध है उसमें हम लोगों का अगर आने की बात करें तो आता है हम लोगों का प्रतिज्ञा पत्र, जिसे प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। दूसरा है हम लोगों का विनिमय बिल की बात करते हैं, तो इसे इंग्लिश में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो चेक की बात करते हैं, और चौथे की बात करें तो हुंडी की बात हम लोग इसमें करते हैं। जो कानून के द्वारा विनिमय साध हैं उनको हम लोग प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक और हुंडी की बात इसमें हम लोग करते हैं। अब व्यापारिक रीति रिवाजों के अनुसार जो विनिमय साध हैं उनमें हम लोग किन किन को शामिल करते हैं, तो उनकी बात हम लोग करते हैं। तो ये तो हम लोगों के हैं कानून द्वारा विनिमय साध। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अन्य रीति रिवाजों के अनुसार विनिमय साध वो कौन से हैं। तो हम लोगों के हैं लाभांश पत्र की बात करते हैं हम लोग, लाभांश पत्र, लाभांश पत्र की बात करते हैं इसमें हम लोग। इसे डिविडेंड वारंट बोलते हैं, डिविडेंड वारंट।
शेयर पत्र की बात करते हैं, इन्हें शेयर पत्र की बात करते हैं। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेयर वारंट बोलते हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने, अगर नहीं सुना है तो शेयर वारंट जो है मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट में 6 क्लासें करवाई हुई हैं और आप लोगों को जो शेष क्लासें हैं वो भी आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ से उसमें कराऊंगा, इसमें मैंने लिखित में कराया हुआ है। तो पीडीएफ बहुत सी, देखो अब जैसे मान लो कि बहुत सी चीज़ों की पीडीएफ नहीं बन पाती है क्योंकि उसके लिए समय दें और समय देने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को लिखा के इसी प्रकार से आप लोगों को अच्छी तरीके से, आप लोग अपने हैंड जो नोट्स हैं वो अपने प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से, और पीडीएफ से पढ़ने में मजा भी नहीं आता है। ठीक है, अब बात आती है कि तो इनमें और क्या बात करते हैं? तो इनमें वाहक ऋणपत्र की बात करते हैं। वाहक ऋणपत्र, वाहक ऋणपत्र की बात करते हैं। मनी ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, मनी ऑर्डर की बात करते हैं, मनी ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर की बात करते हैं, पोस्टल ऑर्डर की, पोस्टल ऑर्डर की बात करते हैं। जहाजी बिल्टी की बात करते हैं हम लोग, जहाजी बिल्टी की बात करते हैं, जहाजी बिल्टी बात करते हैं, जहाजी बिल्टी की बात करते हैं। एक्सचेंजर बिल की बात करते हैं, एक्सचेंजर बिल, एक्सचेंजर बिल की बात करते हैं, एक्सचेंजर बिल की बात करते हैं। बैंक नोट की बात करते हैं, बैंक नोट कैसा है? तो बैंक नोट की बात करते हैं हम लोग, बैंक नोट की बात करते हैं। बैंक ड्राफ्ट की बात करते हैं हम लोग, बैंक ड्राफ्ट की बात करते हैं, ड्राफ्ट जो बैंक के द्वारा बनवाए जाते हैं। ट्रेजरी बिल की बात करते हैं, ट्रेजरी बिल की बात करते हैं, ट्रेजरी बिल की बात करते हैं, ट्रेजरी बिल की बात करते हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं कि कानून द्वारा विनिमय साध्य कौन से होते हैं। तो प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और चेक और हुंडी, इन चारों को याद कर लीजिए, इनको मत याद कीजिए। जो अन्य रीति रिवाजों के अनुसार जो विनिमय साध्य हैं उनमें इतने हैं, नहीं याद कीजिए, लेकिन कानून द्वारा जो 4 हैं उनको तो याद कर ही सकते हैं ना, बाकी के जितने हैं उनको हम लोग इसमें रख लेंगे। यही तो तरीका हम लोगों का याद करने का। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कानून द्वारा जो विनिमय साध्य है, मैंने आप लोगों को 2 प्रकार के विनिमय साध्य बताए। कानून द्वारा विनिमय साध्य कौन से होते हैं, तो इनमें हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। और अन्य रीति रिवाजों के अनुसार विनिमय साध्य कौन से होते हैं, तो उनको हम लोगों ने जाना। जहाजी बिल माने लाभांश पत्र की बात करें, शेयर पत्र की बात करें, वाहक ऋण पत्र की बात करें, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, जहाजी बिल्टी, एक्सचेंजर बिल, बैंक नोट, ट्रेजरी बिल और बैंक ड्राफ्ट की बात हम लोग इसमें करते हैं। तो इतना हम लोगों ने बताने के बाद अब हम लोग करने वाले हैं कि एक एक करके इनको हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हैं इनको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, चेक और हुंडी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं कि प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र के बारे में जानते हैं और प्रतिज्ञा पत्र में कौन कौन से लोग होते हैं, कितने पक्षकार होते हैं, नमूना कैसा होता है, इन सब बातों की बात हम लोग इसमें करते हैं। तो हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं प्रतिज्ञा पत्र, जिसे प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट जिसे हम लोग बोलते हैं। अब प्रतिज्ञा पत्र होता क्या है? विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित पत्र है। बैंक नोट या करेंसी के अतिरिक्त, बैंक नोट और करेंसी को छोड़ दें, बाकी के जितने भी पत्र हैं वो प्रतिज्ञा पत्र में आते हैं। तो हम लोग इसमें लिखना चाहते हैं तो इसमें अच्छी तरीके से परिभाषा को जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से अगर लिखते हैं, तो परिभाषा की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, विनिमय साध्य, विनिमय साध्य लेख पत्र
अधिनियम की धारा, अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, की धारा 4 के अनुसार, की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र एक, प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित लेख पत्र है, एक लिखित लेख पत्र, एक लिखित लेख पत्र है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो बैंक, अगर पूछा जाए बैंक नोट प्रतिज्ञा पत्र है, नहीं, बैंक नोट और करेंसी को अगर हम लोग छोड़ दें, बैंक नोट या करेंसी, बैंक नोट या करेंसी, बैंक नोट या करेंसी के नोट, करेंसी के नोट के अतिरिक्त, करेंसी के नोट के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त जिस पर लिखने वाले, जिस पर लिखने वाले, लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, होते हैं, जो कि उसमें दिए हुए, जो कि उसमें, जो कि उसमें दिए हुए, जो कि उसमें दिए हुए किसी धनी को, किसी धनी को अथवा उसके आदेशानुसार, उसके आदेशानुसार, आदेशानुसार, उसके आदेशानुसार अथवा, अथवा वाहक को, अथवा वाहक को बिना शर्त, बिना शर्त, बिना शर्त के, बिना शर्त के उसमें, उसमें लिखी गई, उसमें लिखी हुई, लिखी हुई एक निश्चित, एक निश्चित रकम, एक निश्चित रकम देने की प्रतिज्ञा करता है, देने की प्रतिज्ञा करता है। अब अगर पूछा जाता है कि प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार कितने होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार, प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार, प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार कितने होते हैं, तो इसके पक्षकार दो होते हैं। एक होता है लेखक होता है, जिसे मेकर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मेकर, जिसे मेकर कहते हैं, और दूसरा होता है आदता, आदता, जिसे पेयी बोलते हैं, पेयी बोलते हैं। अब प्रतिज्ञा पत्र तो है, हम लोगों ने इसको जाना। प्रतिज्ञा पत्र के बारे में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित पत्र है, बैंक नोट और करेंसी के नोट को अतिरिक्त, जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और जो उसमें दिए हुए किसी धनी को अथवा उसके आदेशानुसार अथवा वाहक को बिना शर्त के लिखी हुई रकम, निश्चित रकम देने की प्रतिज्ञा करता है। मान लो कि मैंने एक लोगों को रुपए दिए, ठीक है, आप लोगों ने किसी को रुपए दिए,
तो जब आप लोगों ने दिए हैं तो जिसको दिए हैं उससे क्या करवाई है आपने, प्रतिज्ञा करवाई होगी कि भाई आप कब देंगे पैसे, तो वो कहेगा कि हम आपको 2 महीने बाद जरूर देंगे आपको पैसे। तो वो प्रतिज्ञा जो है, प्रतिज्ञा पत्र जो है वो एक तरीके से एक प्रॉमिसरी नोट होता है कि मैं आपको वादा करता हूँ। तो मैं इसका थोड़ा सा नमूना की बात अगर हम लोग करना चाहे तो प्रतिज्ञा पत्र की नमूने की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्रतिज्ञा पत्र का नमूना की बात हम लोग इसमें यहाँ पे हम लोग ऐसे मान लो ये प्रतिज्ञा पत्र है, कोई एक सा पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र का नमूना, प्रतिज्ञा पत्र का नमूना, ठीक है। अब ये कोई पत्र है और इसमें जो है इसमें लिखा हुआ है कि रुपए लिखे हुए हैं, रुपए कितने लिखे हुए हैं, मान लो 1000 रुपए लिखे हुए हैं। किसके द्वारा लिखे हुए हैं, यहाँ जगह लिखी हुई है, मान लो भोपाल लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे दिनांक लिखी हुई है, दिनांक लिखी हुई है। अब इसमें जो है बातें क्या लिखी हुई हैं, मांग करने पर या आज मांग करने पर या आज से 2 महीने, आज से 2 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं राकेश या उसके आदेशित व्यक्ति को 1000 रुपए देने की प्रतिज्ञा करता हूँ, देने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक स्टाम्प लगा होगा, स्टाम्प राधा मोहन। तो इस प्रकार से प्रतिज्ञा पत्र होता है। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि मैंने आप लोगों को रुपए दिए तो आप लोगों ने कहा कि मैं आपको इस तारीख को रुपए देने का वचन देता हूँ, वादा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। तो मैं आप लोगों से एक लिखित पत्र के रूप में लिखा लेता हूँ एक कागज पर। तो इसी कागज को हम लोग प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं और इस प्रकार से हम लोग उसको बना लेते हैं। ये एक तरीके से प्रतिज्ञा पत्र प्रॉमिसरी नोट हो गया। इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब वही है कि बिना इसके प्रतिज्ञा पत्र के लक्षण क्या हैं। तो लक्षण में पहला है कि यह लिखित होता है, भुगतान का वचन होता है, प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित होनी चाहिए। तो इसमें लक्षणों की बात अगर हम लोग करते हैं तो इनके लक्षण की बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है एग्जाम में कि कहां से कितनी डिटेल में पूछा जाए। प्रतिज्ञा पत्र के आवश्यक लक्षण। प्रतिज्ञा पत्र के आवश्यक लक्षण। आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं? तो पहला जो लक्षण है वो है लिखित। तो प्रतिज्ञा पत्र कैसा होना चाहिए? तो पहला लक्षण है इसका
कि ये लिखित होना चाहिए। और लिखित में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि विनिमय साध्य जो भी हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं, वो लिखित होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहली लक्षण है इसकी कि यह लिखित होना चाहिए। यह लिखित होना चाहिए। यह लिखित होना चाहिए। अतः एक निश्चित रकम देने का मौखिक वचन, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय सादर लेख पत्र नहीं है। अब मान लो मैंने आप लोगों को रुपए दिए और आप लोगों ने मौखिक रूप से मुझसे वादा कर दिया कि मैं आपको रुपए दे दूंगा, तो मौखिक रूप से जो वादा किया है, प्रतिज्ञा की है, तो वो विनिमय सादर लेख पत्र में नहीं आएगी, ये लिखित में होना चाहिए। पहला लक्षण तो हो गया, हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया। अब दूसरा लक्षण क्या है, तो भुगतान का वचन होता है इसमें। भुगतान का वचन, भुगतान का वचन होता है। तो इसमें क्या है, तो प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान का वचन होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र में देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं मांग करने पर आज से 2 महीने बाद मैं राकेश को या उसके आदेशित व्यक्ति को 1000 देने की प्रतिज्ञा करता हूं, तो भुगतान का एक तरीके से वचन ही तो है। तो प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान का वचन होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र में आप लोग ये मत सोचिए कि ये चीजें हमें मालूम है, बहुत अच्छी बात है आप लोगों को, लेकिन रिवीजन बहुत करना जरूरी होता है। ठीक है, और कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को पूरी की पूरी बताने की कोशिश की है। तो प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान का वचन होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान का वचन होना चाहिए। भुगतान का वचन होना चाहिए। ऋण की केवल स्वीकृति पर्याप्त नहीं है। ऋण की केवल स्वीकृति पर्याप्त नहीं है। अब तीसरा लक्षण क्या है प्रतिज्ञा पत्र का, तो तीसरे लक्षण की भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो तीसरा लक्षण है प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित होना चाहिए। शर्त रहित होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र कैसा होना चाहिए, शर्त रहित होना चाहिए। चौथा लक्षण क्या है, इसमें कुछ ज्यादा रहेंगे, लेकिन हाँ चलो मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो एक व्यक्ति है ए, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। अब इसने एक आदमी को रुपए दिए हैं, ये साइन जो है, ये दिए का साइन है। कितने रुपए दिए हैं, मान लो अब 2000 रुपए दिए हैं, और इस व्यक्ति को दिए हैं। अब ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति ने जब लिए थे रुपए, तो इसने कहा था कि मैं आपको 2 महीने बाद इसका पेमेंट कर दूंगा, एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा। उसने कहा ठीक है, इसने कहा कि ठीक है। अब जब वो 2 महीने बाद इसमें पेमेंट लेने गया ना ये आदमी, अब भैया 2 महीने बाद तो जाएगा। अब ये जब पेमेंट लेने गया, तो ये आदमी जो है, ये व्यक्ति जो है, ये वाला व्यक्ति जिसने रुपए लिए थे, अब ये कहता है कि आप हमें ये चीज दीजिए, तभी हम आपको वो रुपए देंगे। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से शर्त हो गई, और ये शर्त हो गई तो ये गलत है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र कैसा होना चाहिए, शर्त रहित होना चाहिए। फिर उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि आप हमें ये दे देंगे तभी हम आपको रुपए वापस करेंगे, अन्यथा हम आपको रुपए वापस नहीं करेंगे। तो इन बातों का उल्लेख
इसमें नहीं होना चाहिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिज्ञा पत्र कैसा प्रलेख है, शर्त रहित प्रलेख है, शर्त सहित प्रलेख है, वोट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको करवाया हुआ है कि प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित पत्र है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और क्या क्या बातें हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र में क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। इस पर लेखक का हस्ताक्षर होना चाहिए। इस पर लेखक की हस्ताक्षर होने चाहिए। और क्या बातें हैं? तो इसमें जो है और वही बातें हैं कि भुगतान निश्चित व्यक्ति को होना चाहिए, लिखने वाला निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, भुगतान का वचन रुपयों में होना चाहिए। और इसमें जो एक लक्षण और है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये लक्षण मैंने आप लोगों को लिखवा देते हैं। मुद्रांकन, प्रतिज्ञा पत्र का क्या होना चाहिए? मुद्रांकन होना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि भारतीय मुद्रांकन अधिनियम। तो प्रतिज्ञा पत्र जो होता है, जैसे मैंने स्टाम्प की बात की थी ना, स्टाम्प, तो ये क्या है? मुद्रांकन है। ये क्या है? ये मुद्रांकन है। तो इसी में हम लोग बोलते हैं। तो इसीलिए प्रतिज्ञा पत्र का क्या होना चाहिए? मुद्रांकन होना चाहिए। तो इसमें लिख लेते हैं कि भारतीय मुद्रांकन अधिनियम, भारतीय मुद्रांकन अधिनियम, इंडियन स्टाम्प एक्ट अधिनियम के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र का मुद्रांकन होना आवश्यक है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताने की पूरी कोशिश की है। तो एक तो मैंने विनिमय सात्र लेख पत्रों के लक्षण के बारे में आप लोगों को बताया। दूसरी बात, मैंने विनिमय सात्र लेख पत्र के प्रकार बताए और उनके प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा की हम लोगों ने। और हम लोगों ने पहली बात पढ़ी इसमें कि प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है और प्रतिज्ञा पत्र का नमूना बनाया, उसको समझा और उसके लक्षण के बारे में मैंने बात की हुई है। जो मोस्ट लक्षण है उन पर मैंने आप लोगों को बातें बताई हुई हैं। अगली क्लास में हम लोग चेक को बताएंगे। तो अगली क्लास में आप लोगों को चेक के बारे में हम लोग बताएंगे। चेक के प्रकार कितने होते हैं, चेक का रेखांकन कितने प्रकार का होता है, चेक के लक्षण कितने होते हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। चेक और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर की भी बात करेंगे हम लोग। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही डेली और भी क्लासेस बनाता रहूंगा। बस आप लोगों से थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और लाइक जरूर करें। और एक बात और कि वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए लिख के कर रहा हूं, तो मैं किस लिए? आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए और फ्री में आप लोगों तक कंटेंट को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।